दोस्तों, इन्हें तारुफ की ज़रूरत क्या है, फूल के पास से गुजरो तो महक आती है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान की सुप्रसिद्ध लोक गायिका रंजना चौधरी जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि आप पिछले कई दशकों से लोक गायन के क्षेत्र में अपनी सुरीली आवाज़ से इस क्षेत्र को नवाज रही हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस कला के क्षेत्र में आपका पदार्पण किस तरह हुआ और आपके इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? फिरोज़ भाई, ऐसा है कि मेरा जन्म ही राजस्थान का है। मैं कृषक समाज से हूँ और गांव के वातावरण में मेरा जन्म हुआ, वहीं मैं पली बढ़ी। वहाँ का लोकगीत और लोक संस्कृति तो मेरे रग रग में है, ना मैंने उसे कहीं सीखा, और वो मेरी यहाँ की माटी में जो खुशबू है, मैं उसी खुशबू के गीत गाती हूँ। और ख़ास करके तिलौनिया गांव है किशनगढ़ के पास में, मेरी माँ का गांव, तो वहीं से मेरी नानी वगैरह सभी इसी क्षेत्र के रहे हैं। बचपन से मैं वही लोकगीत सुनती आई, वही गाती आई, आज तक मैं वही लोकगीत गा रही हूँ। तो आप काफ़ी समय से लोकगीतों से जुड़ी हुई हैं? हाँ, मैं जब 5 वर्ष की थी तब से मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और लोक नृत्य भी करती हूँ, और वो भी वही करती हूँ। मैं कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं करती, मैं लोक नृत्य ही करती हूँ और लोकगीत ही गाती हूँ। तो रंजना जी, जैसे हर क्षेत्र में एक मकाम हासिल करने के लिए एक मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ। चाहे वो गुरुजनों का हो, मित्रों का हो या परिवार का हो। जी हाँ। तो आपको कितना सहयोग मिला, कहाँ से आपको मार्गदर्शन जब मिला, आपको हमें बताएं आप। उसके बाद फिरोज़ भाई, जब मैं आकाशवाणी पे गई 6th-7th क्लास में, जब मुझे म्यूज़िक वहाँ मिला, उसके बाद में थोड़ा बहुत सीख लिया था। तो आकाशवाणी पे ऑडिशन तो बच्चों के होते हैं, तो ऑडिशन हुआ, वहाँ मैं पास हुई। सबसे बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिला स्वर्गीय गणपत लाल जी डांगी से। हाँ जी, उनके साथ मुझे अवसर मिला गीत गाने का और सीखने का, और उसी से आज मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो गणपत लाल जी डांगी का है। रंजना जी, जैसा आपने बताया कि आपने गणपत लाल डांगी जी के साथ भी काम किया है। जी हाँ। और 1965 की बात करें तो जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, युद्ध के समय की बात है कि उन्होंने एक नाटक की श्रृंखला बनाई थी, लड़े सूरमा आज जी। जी हाँ। तो हमें पता है कि आपने उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया था, गीगलिया की माँ। तो आप बताएं कि आपका उसमें चयन किस तरह हुआ और आपका अनुभव किस तरह का रहा गणपत लाल डांगी जी के साथ काम करने का? अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है फिरोज़ भाई आपने। दरअसल तब मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाना गाने जाती थी, मैंने जैसा आपको बताया बाल गोपाल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि डांगी जी ने एक संगीत रूपक लिखा, तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चों में गाती हो, ऐसा करो तुम बड़ों का ऑडिशन दे दो। उसी दिन मैंने ऑडिशन दिया और उसी दिन मेरे को प्रोग्राम मिल गया, उनको गवाना था बड़ों में। तो मैं बड़ों के प्रोग्राम में उस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया, से निकल के बड़ों में आ गई। थी तो बच्ची, लेकिन मैं बड़ों में आ गई, मेरे को डांगी जी ने अवसर दिया। तो उन्होंने उस समय एक भोपा भोपी स्टाइल पे एक गाना लिखा था, और उसमें कितने बड़े गाने वाले थे। फिरोज बानो उस प्रोग्राम में बुक थी, बन्नो जी उस प्रोग्राम में गाने के लिए आई थी, और एक और गाती थी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, दिल्ली की थी कोई, बिब्बो जी थी, बहुत बड़ी सिंगर थी वो लोग। हाँ, वो थी। और तो उन्होंने भोपा भोपी स्टाइल लिखा हुआ था, तो उन्होंने सबसे गवाया। तो वो सब बहुत बड़ी गायकी थी उनके पास, बहुत अच्छी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम गाओ, तो उसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ जहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। आपसे गुजारिश करने वाला था कि आप जरूर मुझे उसकी 2 लाइन सुनाएं। तो डांगी जी ने एक लाइन लिखी थी, भारी घोड़ी उरी सौंप दो, खांडे दो पकड़ाए जी, भारी घोड़ी उरी सौंप दो, खांडे दो पकड़ाए जी, घीसर नहीं तो दगो दे गई, अब दरवाजे चालो जी हो, अब दरवाजे चालो जी, लोटो जाट करनी हो मीणो, अरे लोटो जाट करनी हो मीणो, भदबावे तलवार जी हो, भदबावे तलवार जी। आज तक मुझे शब्द याद है। रंजना जी, बहुत अच्छा। जब मैंने ये गाया तो उस समय मैंने गा दिया और उनको बहुत अच्छा लगा, रिकॉर्डिंग हो गई खत्म। उसके बाद 65 में पाकिस्तान का जब अटैक हुआ, तो उस समय आकाशवाणी पे गोपाल दास जी डायरेक्टर थे। वो बहुत बड़े संगीत के ज्ञानी थे और मतलब बहुत उनको वो कलाकार की पहचान थी। तो उन्होंने डांगी जी से कहा कि अब आप एक इसी भोपा भोपी स्टाइल के ऊपर आप रोज का एक प्रोग्राम लिखिए 10 मिनट का, जो आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट हो।
तो उन्होंने यही भोपा भोपी स्टाइल लेके वही स्टाइल लेके और वो का वो उन्होंने लिख दिया। जब लिख दिया तो गोपाल दास जी ने कहा कि उस बच्ची को लेके आओ जिसने वो गाना गाया था आपके पहले रूपक में। अच्छा जी। तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, इसके लिए इस तरह मैं आकाशवाणी तक पहुंची और इस प्रोग्राम तक पहुंची। क्या बात है। और जब तक ये सिलेक्शन हुआ मुझे पता भी नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना लंबा चलेगा। और फिर फिरोज भाई ये प्रोग्राम सन 65 में जब आया आकाशवाणी से जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ था तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा ख्याति बटोरी चारों तरफ से। गांव गांव में ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर रहा। यानी जब मैं पढ़ती थी तो लोग ये देखने आते थे गीगला की माँ कौन है, गीगला की माँ किसने निभाया है वो कैरेक्टर। और मैं साइकिल से अपनी साइकिल लेके आकाश, और रोज की रिकॉर्डिंग होती थी। कई बार रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी क्योंकि लड़ाई छिड़ी हुई थी, कोई मौका नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो, डायरेक्ट जाते थे हम लोग आके। तो वो वहाँ से मैं वो प्रोग्राम मेरे को इस तरह से मेरे को मिला और मौका मिला डांगी जी के साथ काम करने का। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा। मतलब जो आज है कि जैसे इतनी मेहनत कोई किसी अपने शागिर्द के साथ या अपने किसी को कोई सिखाना चाहे तो नहीं करता जो डांगी जी करते थे। एक शब्द मैंने एक लाइन थी राजस्थानी की कि पीठ नहीं में गोली खाई छाती गोलियां गिन लीजो। ये एक लाइन थी कि पीठ कि पीठ नहीं में गोली खाई छाती गोलियां गिन लीजो। और मैंने स्टूडियो में गा दिया कि पीठ नहीं में गोली खाई छाती गोलियां गिन लीजो। और डांगी जी ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से उठो और बाहर जाके धूप में खड़ी हो जाओ। अच्छा। क्योंकि गोली क्या होती है भाई, तुम जब तक महसूस करो कि तुम क्या गा रही हो, तुम कैसे गा रही हो, ये नहीं बताओ गलती क्या है। एक बार तो बाहर निकाल दिया। अब मैं वहां पे बाहर काफी देर खड़ी रही और सिर पकड़ के बैठे रहे और उनको लगा, मतलब उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हुआ। फिर बाहर आके मेरी पूरी क्लास ली मैंने, और घर जाके अगले दिन मैंने इस कदर प्रैक्टिस करी कि कहीं जो नीचे बंदी लगती है उसकी गलती ना हो जाए। कि पीठ नहीं में गोली खाई, तो आज तक भी मैं सही गाती हूँ क्योंकि वो जो सजा मिली थी उस दिन कि गोली की जगह गोली होता है राजस्थान, गोली कहते हैं गोली। पीठ नहीं में गोली खाई छाती गोलियां गिनी। इस तरह आपका सफर चलता रहा। इस तरह मेरा सफर चला। मैंने शब्द सही गाने सीखे, मैंने एक्सप्रेशन डालने सीखे, मैंने कोई स्टाइल सीखा, बहुत कुछ डांगी जी से। और शब्दों की जो क्लियरिटी डांगी जी के गाने में थी तो वो भी मैंने जितनी सीखी उन्हीं से सीखी। अच्छा। कि आप कुछ भी गाएं लेकिन आपके शब्द जब तक समझ में ना आए तो उसका मजा नहीं है। उसका मजा नहीं है। मतलब शब्दों में शब्द से ज्यादा उसके भाव होने चाहिए। वो वैसा ही गाते थे, इतना स्पष्ट गाते थे कि आपको दूर बैठे भी समझ में आ रहा था कि क्या गाते हैं। और हमने ये सुना है, हमने देखा भी है कि आपके काफी स्टेज शो है राजस्थान में भी, राजस्थान के बाहर भी आपने बहुत स्टेज शोज किए। तो आकाशवाणी से जो आपका सफर शुरू हुआ वो स्टेज शोज तक कैसे पहुंचा और आपने वहाँ कैसे कैसे शोज किए, आपने कैसा अनुभव किया वहाँ पर? फिरोज भाई ये प्रोग्राम जब चला आकाशवाणी पे उसके बाद मैं डांस में करती थी, लोक नृत्य में करा करती थी। फिर और संस्थाएं थी, जयपुर की एक बहुत पुरानी संस्था थी यहाँ पे कौशल भार्गव चलाते थे, तरुण कलाकार परिषद। उन्होंने हमें मौका दिया कि ये तरुण कलाकार परिषद में उन्होंने हमें डांस करने का, रविंद्र मंच का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, जिस दिन रविंद्र मंच बना था उस दिन मैंने पहला डांस यहाँ पे किया था। रविंद्र मंच के उद्घाटन समारोह में पहली बार हमने वहाँ पे स्टेज पे डांस किया था। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा आज हमारे बीच वो कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने रविंद्र मंच के उद्घाटन समारोह में नृत्य किया। और मतलब ये हमारा सौभाग्य कि आज हम इनसे बात कर रहे हैं। और वो मतलब पहली बार जयपुर में कितना बड़ा स्टेज बना था, तो उस समय की बहुत बड़ी चीज़ थी कि किसी को उसके ऊपर प्रोग्राम करने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैंने गीत भी गाया और डांस मैंने पहली बार वहाँ से किया। और वहाँ से फिर सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे एक तरुण कलाकार परिषद में किया, तो और भी जितने भी लोग चलाते थे ग्रुप, एक प्रताप सिंह चौधरी थे, उनका भी ग्रुप वो चलाते थे। तो वहाँ पे फिर हमको अवसर मिलता चला गया। काफी स्टेज शोज भी किए हैं। मैंने बहुत स्टेज शोज किए, बाहर किए, विदेशों में भी बहुत प्रोग्राम्स किए। हाँ। तो आपको क्या मैं 68 में तो बकिंगम पैलेस प्रोग्राम करने गई थी जब मैं महारानी कॉलेज में पढ़ती थी। पहली बार जो मेरी विदेश यात्रा थी वो 68 में कॉलेज में पढ़ती थी। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, एक गुडविल टूर था, कोई चंडीगढ़ से कोई ग्रुप था, तो वहाँ वो लोग मेरे को लेके गए थे। तो पहली बार मैंने बकिंगम पैलेस में शो किया था और वो मेरे मैगजीन में भी आया था, क्योंकि तब, आज तो हर व्यक्ति विदेश जाके कार्यक्रम कर रहा है, उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी कि किसी को उस समय वो चीज़ वाकई बहुत बड़ी हुआ करती थी कि कोई
राजस्थान का कलाकार वहाँ जाके प्रोग्राम करे, अपना परफॉर्मेंस अपना परफॉर्मेंस। आप हमें भी बताएं कि आकाशवाणी और में काम करने के बाद अपने स्टेज शोज भी काफी किए, जी हाँ, तो दोनों में कहीं कुछ अंतर महसूस हुआ, या कहाँ आपको ज्यादा आनंद आया काम करने का और नृत्य करने का और लोक गायन का, कहाँ आपको ज्यादा अच्छा लगा, आकाशवाणी कहें या स्टेज शोज कहें? देखिए सीखने को तो फिरोज भाई सबसे ज्यादा आकाशवाणी में मौका मिला, जहाँ आप बैठ के सीखते हैं और केवल गाने पे ध्यान देते हैं, उसी को आप गाते हैं। लेकिन मुझे मजा ज्यादा आता है स्टेज के ऊपर, क्योंकि बेसिकली मैं लोक कलाकार हूँ, तो मेरे को गाने के साथ डांस करना और जो दर्शकों के सामने जो दर्शकों का जो रिस्पांस मिलता है उसमें आपको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपको कितना बड़ा अवार्ड मिला कोई मतलब नहीं, आपसे जुड़ते हैं, स्टेज आपसे जुड़ते हैं, आपको कितने अवार्ड मिले उसमें खुशी नहीं है, कितने दर्शक आपसे जुड़े वो सबसे बड़ी जीवन की खुशी होती है। परिणाम आपके सामने होता है, आपके सामने जो आपने होता गाया है। वो दर्शक आपको हाथ उसका परिणाम। अगर आप डांस करें और आप गा रहे हो और आपके गाने पे सामने दर्शक नाच रहा है, तो आपको हाथों हाथ उसका रिजल्ट मिलता है कि आपने जो गाया उसमें आपने दर्शकों को खुश किया, वो कितने उनको आनंद आया। फिर कलाकार को भी मिलता है, वो कलाकार को भी मैंने मिलता कुछ अच्छा है, किया, मैंने कुछ अच्छा किया। तो कोई एक ऐसा वाकया आपको याद हो स्टेज शोज का जो काफी मेमोरेबल हो आपके लिए, कि आप बताना चाहें दर्शकों के साथ, कोई किसी एक प्रोग्राम की यादें हमारे साथ बांटना चाहें कि कोई ऐसा प्रोग्राम था इंडिया में, इंडिया के बाहर, जो आपके लिए बहुत यादगार रहा हो किसी भी पक्ष? ऐसा है फिरोज भाई, जब आपको बहुत ख्याति मिल गई विदेशों में, दुनिया भर में आपने प्रोग्राम्स किए, तब उतना मज़ा नहीं आया जो मेरा पहला प्रोग्राम रविंद्र मंच पे जब मैंने डांस किया। अच्छा। और मुझे पता है कि साइड की गैलरीज तक भी पैक भरी हुई थी और लोग डांस कर रहे थे, और मैं कितनी छोटी थी तब, मेरे मतलब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, और उस समय और उनका जोश देख देख के मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया। अच्छा। वो दिन आज भी याद है, वो दिन आज भी आपको याद है? वो जो मौका मिला और वहाँ से जो मुझे प्रोत्साहन मिला दर्शकों का, उसने मुझे एक राह दिखा दी कि मुझे इस राह पे चलना है और इस पाथ पे मुझे जाना है। तो वहाँ से आपको अपनी मंजिल बहुत क्लियर नजर आ रही होगी। नजर आ रही थी कि मैं अब इस क्षेत्र में काम करूँ। बिल्कुल। तो आपके जो समकालीन कलाकार रहे और लोग गायक भी थे, लोग नृतक भी थे, तो आपके समकालीन कलाकार जो आपके साथ गए, उनके बारे में हमें कुछ बताया कि हाँ मुझे उनके साथ काम करने का बहुत अच्छी अनुभूति हुई, अच्छा मौका मिला, या इस तरह के समकालीन कलाकार? ऐसा तो फिरोज भाई उन दिनों ऐसे भी मतलब बहुत जितने जैसे लोक कलाकार थे, जितने भी थे लोक कलाकार, और डांगी जी मोस्टली उनको गाँव से लेके आते थे, लेकिन सबसे उनमें जो एक विचारों में माइनस रह गया था कि वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। अच्छा। कि उनको इतना, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख के दे दी तो उस समय इतना वो पढ़ के नहीं गा सकते थे। कलाकार तो बहुत अच्छे कलाकार बहुत अच्छे थे वो। अच्छा, और जो पढ़ लिख सकते थे वो कलाकार नहीं थे। अच्छा। क्योंकि उस समय चलन नहीं था, हर आदमी को हर अच्छे परिवार से कोई मौका नहीं, इतनी शिक्षा का प्रसार नहीं था उस वक्त, और जो था उन लोगों के लिए ये इतना अच्छा माना भी नहीं जाता था कि आप स्टेज पे डांस करें या गाएं, या खास करके राजस्थान के परिवारों में इतना ये कुछ खुलापन नहीं था कि वो करें। अच्छा। इसलिए ऐसे कलाकारों के साथ, जैसे मैंने आपको पहले नाम बताए थे, बन्नोद जी वगैरह, जितने भी थे बड़े अच्छे कलाकार थे। अच्छा। लेकिन उनके साथ हमने इसलिए काम नहीं करा क्योंकि हम उस कैटेगरी में तो गा ही नहीं। बिल्कुल। ये बात। अच्छा, चलिए। तो दोस्तों यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और रंजना जी से जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका रंजना चौधरी जी। आइए उनसे पूछते हैं कुछ और सवाल। जैसा आपने बताया रंजना जी कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ती गई, तो आप हमें बताएं कि उस समय से लेकर अभी तक विवाह के बाद, क्योंकि विवाह के बाद एक काफी चेंज आता है कलाकार की जिंदगी में एज अ फीमेल, तो उस शादी के बाद आपको किस तरह का सपोर्ट मिला आपके हस्बैंड से, आपके परिवार वालों से, और आपने उस समय से लेकर अभी तक इस क्षेत्र में किस तरह आप कार्य कर रही हैं और किस तरह मैनेज किया आपने वो चीज शादी के बाद? क्योंकि घर भी स्थिति है, घर भी देखना है, संगीत भी देखना है, सबको संभालना भी है, तो आपने वो किस तरह मैनेज किया? ऐसा है फिरोज भाई कि मैं ये प्रोग्राम गाती थी 65 में, बिल्कुल, फौजियों के लिए। हाँ,
तो उसके बाद में मैंने सोचा कि एक फौज का जो जीवन होता है, एक फौजी का, उसमें सबसे बड़ा एक काफ़ी खुलापन होता है। वो अपनी पत्नी को कभी भी मतलब ऐसा मैं महसूस करती हूँ कि उसको बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। जनरली एक फौजी अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा। खास करके मैं इसमें बहुत ही किस्मत वाली रही। अच्छा। आप कि मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं आर्मी ऑफिसर से शादी करूंगी। अच्छा। क्योंकि मेरे को अवसर मिलेगा बिल्कुल प्रोग्राम करने का। नहीं तो अगर मैं किसी वैसे परिवार में चली जाती हूँ कि जहाँ बहुत ही पर्दा है, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आपका बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे कोई गाने नहीं देता, तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फौजी अफसर से शादी करूँगी। बिल्कुल। और जिस दिन मैंने पहली बार मेरे हस्बैंड से बात हुई तो मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं गाती हूँ, मुझे आप गाने देंगे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि मैं आराम से गाना डांस, मुझे कोई तो आपने शादी से पहले ही उनको बता दिया था? बता दिया था। अच्छा। उन्होंने भी मेरा प्रोग्राम सुना हुआ था। अच्छा। तो एक तरह से आपके फैन थे? हाँ, मेरे फैन तो नहीं थे, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारा ये शौक है, इसे करना चाहती हो, जो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। ऐसे परिवार में जहाँ की संगीत ना तो विरासत में मिला हुआ होता है और ना पारंपरिक है कि आपको गाने का अवसर मिलेगा। उसके बाद भी मेरे को मौका मिला और मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैंने अपना ग्रुप चलाया बहुत साल तक। हमने पूरे देश विदेश, पूरा यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, काफी स्टेशंस बाहर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहीं भी वहाँ पे हमने हमारे पूरे ट्रेडिशनल पारंपरिक राजस्थानी नृत्य और गायन का कार्यक्रम किया। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, आज तक मैंने कभी भी कोई फिल्मी गीत या इस तरह का किसी का लिखा हुआ गीत, हमने केवल अपनी पारंपरिक, आपने सिर्फ लोक गायन को ही प्रेफरेंस दी है गाने के लिए? अच्छा, मैंने इस पे कोई प्रयोग भी नहीं करे, जैसे फ्यूजन वगैरह। मैंने कहा मैं कोई कंफ्यूजन नहीं करूंगी, मैं फ्यूजन से कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन मदर ट्री है तो उसमें से आप कई प्लांट निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो पता चले कि मदर ट्री है कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अगर मैं उसी को बना के रखूंगी तो शायद ये काफी बड़ी सेवा होगी अपने कला और संस्कृति की। अच्छा। क्योंकि जिसको कि अपन ओरिजिनल उसमें फॉर्म में अपन इसको रख सकें, ये सोच के मैंने इसको उसी फॉर्म में आज तक मेंटेन किया। बहुत अच्छा, मतलब आपने लोक गायन के साथ ही चली थी। हाँ। और अभी तक आप लोक गायन और नृत्य के साथ ही हैं। और इसके अलावा मतलब मेरा कभी ये नहीं रहा कि मैं कभी फिल्मों में जाके गाऊं या मेरे को और इस लाइन में कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ हूँ जैसी हूँ मुझे बहुत संतुष्टि है। चलिए, आपको बहुत सपोर्ट मिला शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। जी हाँ। इसी वजह से आप इस क्षेत्र में अभी तक कार्यरत हैं, इसीलिए और हमारी दुआ है कि आप आगे भी बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में कार्य करें। रंजना जी, अब आप हमें ये बताएं कि अगर आप अभी हम वर्तमान की बात करें तो अगर हम वर्तमान में देखें तो लोक गायन का क्षेत्र काफी सीमितता सा जा रहा है। मतलब काफी सीमित लोग अब लोक गायन में जा रहे हैं। हाँ। या लोक नृत्य की बात करें तो अब लोग इस दिशा में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? और अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में संभावना है, हाँ, तो आजकल की जो नई जनरेशन है उसको क्या करना चाहिए लोक गायन में जाने के लिए? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ऐसा है फिरोज भाई कि लोकगीत तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो तो अमर है। बिल्कुल। और सबसे है कि अगर आपने उनको अपने मूल स्वरूप में अगर गाया तो आज भी उस लोकगीत में इतनी ताकत है कि अच्छे से अच्छा फिल्मी गाना या किसी और गाना या रैम जो भी चलते हैं वो सब खत्म है अगर आपने उसको शुद्ध रूप में दिया। वो रस बना हुआ। आपने पहले ही उसको तोड़ मरोड़ दिया, उसमें आधा यहाँ जोड़ दिया वहाँ जोड़ दिया, तो देखिए उसका स्वरूप खराब होता है। अगर आज भी आप गांव में जाके आप कहीं भी सुन लो, आज भी चल ही रहा है लोकगीत। आज लंगास नहीं जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। और खास करके आपको ये लगता है कि यहाँ चाहे कोई लोकगीत, आज जब भी आप विदेशों में जाके आपका मूल स्वरूप में आपके अपने लोकगीतों या लोक नृत्यों को प्रस्तुत करते हैं, वो ज्यादा सराहे जाते हैं बजाय उनके कि आपने ऑर्केस्ट्रा के साथ गा दिया या मिक्स कर दिया या पश्चिमी हवा जो चल रही है उसको आपने उसमें जोड़ के गा दिया। उसमें आज भी वो अहमियत नहीं है जो इसमें अहमियत है। बिल्कुल। वो इसीलिए आज गुलाबो चल रही है। अच्छा, जो गुलाबो आज भी गुलाब की तरह महक रही है, इसीलिए महक रही है। कारण यही है उसका। यही है। अच्छा, कि अगर आप जमीन से जुड़ी हुई खुशबू उसको खत्म कर देंगे और उसमें इधर उधर का जोड़ देंगे तो सही बात है, उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमें उसके मतलब उससे लोकगीत को उसके असली स्वरूप में ही रखना चाहिए। उसमें रखना चाहिए और चलेगा। ये आप कैसे कहते हैं कि लोकगीत नहीं चलेगा? अच्छा। आपके गाने में, आपकी मेहनत में अगर दम है तो चलेगा, जरूर चलेगा। अब आप हमें ये बताएं, आप कुछ पूछते हैं आपसे कुछ और लोकगीत से हटकर कि आप
अक्सर जब भी खाली समय होती है, स्टेज शोज नहीं कर रही होती है, आकाशवाणी के कार्यक्रम नहीं कर रही होती हैं, तो खाली समय में आप क्या करना पसंद करती हैं, या उस वक्त भी आप हमेशा संगीत के साथ ही जुड़ी रहती हैं? नहीं, मेरे को खाली समय में जो सबसे ज़्यादा शौक है, मुझे बागवानी का बहुत शौक है, गार्डनिंग का। मैं काफ़ी टाइम जो है वो अपना बागवानी में करती हूँ। अच्छा जी। और दूसरा, मुझे घर अच्छा रखने का बहुत शौक है। काफ़ी समय मैं अपने घर पे देती हूँ। जब भी मुझे फुर्सत होती है, समय मिलता है, मैं अपने घर को काफ़ी अहमियत देती हूँ। अच्छा, बागवानी का आपको काफ़ी शौक है। अच्छा, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक कलाकार बहुत सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिव कलाकार का मूड बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, बहुत अच्छा भी हो जाता है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या जिससे आपको लगता हो कि ज़रा सा मूड खराब हो गया है इस चीज़? फिरोज भाई, ऐसा है कि कला अगर भावनाएं नहीं है, जिसके पास इमोशंस नहीं है, वो तो बेसिकली कलाकार हो भी नहीं सकता, होता भी नहीं। कलाकार होता ही वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा भावनाएं, जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो मेरे साथ जो सबसे बड़ा माइनस ये है कि मुझसे दुख जो है वो शेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। दुख आप अपने अंदर रखती हैं? मैं अंदर रखती हूँ, मैं शेयर नहीं कर सकती। अच्छा। और मैं करना भी नहीं चाहती। मैं हमेशा खुशियाँ ही शेयर करना चाहती हूँ, अपने गम कभी शेयर नहीं करती, मैं अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ। चलिए, हम चाहते हैं कि आप अपनी खुशियाँ ही हमारे साथ शेयर करें। और आप सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि रंजना चौधरी जी ने गणपत जी के साथ काम किया। 1965-1971 में एक नाटक श्रृंखला चली थी। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइनें हमें उसकी जरूर सुनाए। लड़े सुरमा आज जी काफी फेमस हुआ था, डेली आता था, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता था। मुझे उसकी फिरोज भाई कुछ लाइनें याद है। हाँ। 4 लाइनें तो एक उसकी स्तुति होती थी, और उसके बाद जो रोज लड़ाई में क्या हुआ, अच्छा, उसके ऊपर डांगी जी रोज की स्क्रिप्ट लिखा करते थे। और वो स्क्रिप्ट आप भी कितने साल 65 और 71 के बाद में मैं आज आप मुझे नहीं, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाए। चामुंडा जगदम्बा सिल्ला करनी माता ध्यावा जी, हो करनी माता ध्यावा जी, सिंहवानी दुर्गा माता गीत आपरा गावा जी, हो गीत आपरा गावा जी, थाने धाया सूरा चमके, अरे थाने धाया सूरा चमके, धूसा गमक गुरावा जी, सुरसत माता कृपा कर जो गीत जीत रागावा जी, हो गीत जीत रागावा जी। अजी गीगिया का बापू, आज लड़ाई में काई हुई हो, मने भी तो सुनाओ, तो ले सुन। और उसके साथ क्या बात है रंजना जी, मतलब मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि जब 1965 में ये चीज ब्रॉडकास्ट होती होगी आकाशवाणी से, तो उसका क्या प्रभाव रहा होगा। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने उस वक्त की यादें ताज़ा की। अच्छा, तो रंजना जी, जैसे आपने हमें बताया कि राजस्थान के स्पेसिफिक जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर आपका मतलब ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहा, यूँ कहें कि आपकी जो महारत है वो उस क्षेत्र के गीतों के प्रति ज़्यादा है। आपने जब भी गीत संगीत गाया है, स्टेज शोज किए हैं, आकाशवाणी में अपने ढूंढाड़ क्षेत्र के गीतों पर ही इतना ध्यान क्यों दिया, आप हम बताएंगे, या कोई स्पेसिफिक कारण रहा इसका? मैंने आपको बताया ना कि मैं इसी क्षेत्र की हूँ। अच्छा जी। मैं ढूंढाड़ क्षेत्र में ही मेरा जन्म हुआ है। हाँ। और यहीं से मैं, इसलिए ये तो यहाँ की माटी की खुशबू है। अच्छा। तो यहीं के लोकगीत गाऊंगी जो मैंने अपने नानी माँ से सुने, वही लोग। तो रगों में दौड़ता है वो खून ढूंढाड़ का आपके। अच्छा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ढूंढाड़ क्षेत्र का एक गीत आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी, आपने कहा तो जरूर सुनाऊंगी। खास अपना एक ढूंढारी गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। ठोकर लाग जावेली जी मारा बाजने बिछा किर डांडी टूट जावेली, मरोड़ो लाग जावेलो जी मारा बाजने बिछा किर डांडी टूट जावेली। और सांगानेर को सांगो बाबो जयपर को हनुमान, और सांगानेर को सांगो बाबो जयपर को हनुमान, आमेर की सल्ला देवी ल्यायो राजा मान, ठोकर लाग जावेली जी मारा बाजने बिछा किर डांडी टूट जावेली, मरोड़ो लाग जावेलो जी मारा बाजने बिछा किर डांडी टूट जावेली। और जयपर का बाजार मेरे 4 सिपाही जाए, और जयपर का बाजार मेरे 4 सिपाही जाए, मारा भंवर ने देखता मन एक न आयो दाय, ठोकर लाग जावेली जी मारा बाजने बिछा किर डांडी टूट जावेली, मरोड़ो लाग जावेलो जी मारा बाजने बिछा किर डांडी टूट जावेली, रे डांडी टूट जावेली, रे डांडी टूट जावेली। आपने पूरे माहौल को एक लोक गीतों के वातावरण में बांध दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप जैसी लोक गायिका
जो इतनी सुप्रसिद्ध रहीं और राजस्थान के हर क्षेत्र में आपने काम किया, नए कलाकारों के बारे में आप कुछ संदेश देना चाहें, उनको एज अ गाइडेंस कुछ बताना चाहें कि उनको क्या करना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, और इस फील्ड में आने के बाद उस फील्ड में मेंटेन रहें, सस्टेन किस तरह करें, जैसे आपने पिछले 30-40 सालों से इस क्षेत्र में काम किया है। तो आप नए उभरते हुए कलाकारों के लिए कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो फिरोज भाई यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने अच्छी मेहनत करी है, अच्छा रियाज करा है और अपने संगीत को मूल स्वरूप में रखा है और कहीं दाएं बाएं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना गीत जो आज भी आपके गांव से प्रचलित हो रहा है, जो लोक संगीत है, उसे आप अपने स्वरूप में गाएंगे तो आपको ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे और आपको बिल्कुल अवसर मिलेगा। हाँ, मेहनत ही रंग लाती है, तो मेहनत आप करिए और इस क्षेत्र में करिए, बहुत ज़्यादा अवसर हैं, ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं है। अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने नए कलाकारों के लिए इतना अच्छा संदेश दिया और बहुत ही अच्छे गीत आपने हमें सुना के हमें बिल्कुल तरोताज़ा कर दिया और लगता है कि लोकगीतों की सुगंध लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे भी अवसर दिया इसके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ, जानेंगे उस कलाकार के बारे में और उसके सफ़र के बारे में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।